सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद गजनवी सल्तनत मजबूत न रह सकी। सुल्तान का बेटा मसूद एक कमजोर बादशाह था और बड़े सगीर में मशरक की तरफ से एक नई ताकत बढ़ रही थी, सल्जूक। गजनवी सल्तनत एक तरफ सल्जूकों से दब रही थी, दूसरा इनकी हुकूमत बहुत कमजोर रह गई थी। बड़े सगीर में गजनवी सल्तनत के गवर्नर बराए नाम गवर्नर रह गए थे, जबकि असल ताकत हिंदू राजाओं के पास जा चुकी थी और बड़े सगीर एक बार फिर दोबारा छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होने लगा। 11वीं सदी से 12वीं सदी तक हिंदू राज पूरी शान से वापस आया। राजपूतों ने अजमेर, दिल्ली और दीगर इलाकों पर बड़े सगीर में हुकूमत की। इक़्तिदार तो राजपूत कौम के पास वापस आ गया था, लेकिन ये फिर गलती कर रहे थे, आपस में एक न थे और इनकी यही गलती आने वाले तूफानों को हमेशा की तरह रास्ता दे रही थी। बड़े सगीर के जनूबी हिस्सों में हिंदुओं की चोला सल्तनत अरूज पर थी। इस सल्तनत ने अपनी बहरी ताकत इतनी बढ़ाई कि इसने बर्मा और श्रीलंका को अपने साथ मिला लिया। लेकिन हमेशा की तरह शुमाल में हिंदू ताकत बटी हुई थी और इसी कमजोरी का फायदा गौरी खानदान ने उठाया। गौरियों ने बड़े सगीर में ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी जिस पे आगे 700 साल तक हुकूमतें बदलती रहीं। गौरी खानदान का तल्लुक अफगानिस्तान के शहर गौर से था। ये इलाका सर्द और जंगजुओं की जमीन जाना जाता था। गौरी सल्तनत का पहला ताकतवर हुक्मरान अलाउद्दीन हुसैन गौरी था। अलाउद्दीन हुसैन गौरी ने गजनी शहर पर हमला किया और शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया और यूं गजनी ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म होकर रहेगी और गौरी सल्तनत एक मजबूत ताकत बनकर उभरी। अलाउद्दीन हुसैन गौरी की वफात के बाद गौरी सल्तनत की बागडोर गियासुद्दीन गौरी के हाथ में आ गई। गियासुद्दीन गौरी एक निहायत समझदार, ताकतवर और दूर अंदेश हुक्मरान था। इसने फौज को मुनज़्ज़म किया, सल्तनत को मजबूत किया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को दी, जो कि तारीख का एक अहम फैसला साबित हुआ। शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले मुल्तान, उच्च, सिंध और दीगर इलाकों को मुकम्मल कंट्रोल किया। शहाबुद्दीन गौरी की नजरें अजमेर और दिल्ली पर थी। उस वक्त अजमेर और दिल्ली पर हिंदू राजे हुकूमत कर रहे थे और हमेशा की तरह उनकी ये कमजोरी थी कि वो आपस में एक ना थे और उनकी यही कमजोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की ताकत बन रही थी। 1191 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हुए। ये जंग तरैन के मैदान में लड़ी गई। राजपूत फौज तादाद में ज्यादा थी। शहाबुद्दीन गौरी की फौज उनके आगे टिक न पाई। गौरी फौज को शिकस्त हुई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इस जंग में जख्मी हो गया। ये वो वक्त था जब जंग हारने के बाद अक्सर राजे वापस लौट जाया करते थे, लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने वहीं रुकने का फैसला किया। शिकस्त के बाद 1 साल तक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुकम्मल खामोश रहा। उसने नई हिकमत अमली तैयार की, तुर्क घुड़सवार तैयार किए, अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, अपनी फौज की तादाद बढ़ाई और 1 साल बाद 1192 ईस्वी में ये जंग दोबारा तराइन के मैदान में ही लड़ेगी। इस दफा गौरी पूरी ताकत से आया था, इसलिए हिंदू फौज उसका मुकाबला न कर सकी और आखिरकार ये जंग शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीत ली। शहाबुद्दीन गौरी ने ये जंग तो जीत ली, मगर दिलचस्प बात यह है कि उसने खुद हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की। शहाबुद्दीन गौरी अपने गुलामों पर काफी एतमाद करता था और उसने हिंदुस्तान में इक़्तिदार की जिम्मेदारी अपने एक निहायती काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। दिल्ली, अजमेर और इसके आसपास के इलाकों का हाकिम इसने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, जो कि तारीख में एक निहायत ही जुदा करना फैसला था। आज तक किसी सल्तनत ने किसी गुलाम को बादशाह नहीं बनाया था। 1206 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी वापस गजनी सल्तनत जा रहा था कि रास्ते में उसे कत्ल कर दिया गया। उसकी मौत आज भी एक राज है, लेकिन वो मरा कैसे? बात से ज्यादा ये बात अहम है कि वो अपना मिशन मुकम्मल कर चुका था। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रख चुका था।